कृपया नोट करें, गुणांकों को बराबर करके विलोपन की विधि के चरण। पहला, दिए गए दोनों समीकरणों में चर संख्याओं के गुणांकों को ध्यान से देखें। दूसरा, किन्हीं सुविधाजनक संख्याओं से गुणा करके किसी एक चर के गुणांक को बराबर करें। इसके लिए गुणांकों का लघुत्तम भी निकाल सकते हैं। तीसरा, अब इस चर का विलोपन करने के लिए यदि इस प्रकार प्राप्त समान गुणांकों के चिन्ह दोनों समीकरणों में समान हैं, तो दोनों समीकरणों को आपस में घटाकर चर का विलोपन करें। यदि समान गुणांकों के चिन्ह दोनों समीकरणों में विपरीत हों, तो इन्हें आपस में जमा करके चर का विलोपन करें। चौथा, इस प्रकार प्राप्त समीकरण जो अब एक चर वाला है से चर का मान ज्ञात कर लें। पांचवा, चर के इस प्राप्त मान को दोनों में से किसी एक समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान प्राप्त करें। इस प्रकार समीकरणों से दोनों चरों का मान ज्ञात करें। अच्छा, आओ तुम्हें अब एक और विधि से समीकरणों को हल करना सिखाते हैं। अच्छा, क्या समीकरणों को हल करने का कोई और तरीका भी है? हाँ, देखो, हमारे पास दो समीकरण हैं। a1x जमा b1y जमा c1 बराबर है 0 और दूसरा है a2x जमा b2y जमा c2 बराबर है 0। अच्छा बताऊं, इन समीकरणों में x व y के गुणांक कौन-कौन से हैं? हाँ, बताओ। पर यह समीकरण तो पहले वाले रैखिक समीकरणों जैसे नहीं है। हाँ, देखने में ऐसा लग रहा है, पर यह समीकरण वैसा ही है जैसा हमने अभी तक हल किए हैं। देखो, पहला समीकरण है a1x जमा b1y जमा c1 बराबर है 0। इस समीकरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। c1 का पक्षांतरण करने पर समीकरण बना a1x जमा b1y बराबर है घटा c1। और अब बना ये समीकरण उन समीकरणों जैसा जैसे हमने अभी तक देखे हैं। इसमें बाएं पक्ष में चर x का गुणांक है a1, चर y का गुणांक है b1 और दाएं पक्ष में है घटा c1 जो कि स्थिरांक है। और इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण को भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। c2 का पक्षांतरण करने पर आया a2x जमा b2y बराबर है घटा c2, यानी यहाँ चर x का गुणांक है a2 और चर y का गुणांक है b2 और c2 स्थिरांक है। इन समीकरणों को हल करने के लिए हम गुणांकों को बराबर करके विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। हाँ, मुझे मालूम है। दोनों समीकरणों में हम चर x या चर y के मान बराबर कर सकते हैं। अच्छा, तो हम चर x के मान बराबर करके x का विलोपन करेंगे, तो दोनों समीकरणों में से y का मान निकाल लेंगे। अच्छा बताओ, पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है और दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक क्या है? पहले समीकरण में x का गुणांक है a1 और दूसरे समीकरण में x का गुणांक है a2। ठीक, अब दोनों में चर x के गुणांक बराबर करने के लिए पहले समीकरण को a2 से व दूसरे समीकरण को a1 से गुणा करना पड़ेगा। देखो, गुणा करने पर आया पहला समीकरण बना a1 a2x जमा b1 a2y जमा c1 a2 बराबर है 0 और दूसरा समीकरण बना a1 a2x जमा a1 b2y जमा a1 c2 बराबर है 0।
अब दोनों समीकरणों को स्तंभ विधि से घटाते हैं। इसके लिए दोनों समीकरणों में पहले को ऊपर रखते हैं और दूसरे को नीचे व दूसरे समीकरण के सभी पदों के चिन्ह बदल देते हैं। ये चिन्ह क्यों बदल देते हैं? क्योंकि जब भी दो संख्याओं को घटाया जाता है तो उनके बीच ऋण का चिन्ह लगता है। ऋण का चिन्ह तो लगता है, पर यहाँ तो हम चिन्ह बदल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जब दो घन चिन्ह वाली संख्याओं को घटाना होता है तो ऊपर वाली संख्या का चिन्ह तो घन ही रहता है, परंतु नीचे वाली का घन चिन्ह ऋण में बदल देते हैं। जैसे -4 घटा -2 को 4 घटा 2 लिखते हैं। और यदि दो ऋण चिन्ह वाली संख्याओं को घटाना हो तो ऊपर वाली का चिन्ह ऋण रहता है व नीचे वाली का चिन्ह धनात्मक कर देते हैं। जैसे -4 घटा में -2 को लिखेंगे -4 + 2, क्योंकि दो घटा के चिन्ह मिलकर जमा हो जाते हैं। तो समझो कि व्यवकलन या घटा में नीचे वाली संख्या या पद के चिन्ह बदल देते हैं। यानी जिस पद का चिन्ह जमा का है उसे घटा कर देते हैं, वह जिसका चिन्ह घटा का है उसे जमा कर देते हैं। देखो तो x वाले पद दोनों समीकरणों में कट के शून्य हो जाते हैं, क्योंकि एक जमा का है व दूसरा घटा का। y वाले पदों को इकट्ठा करते हैं तो आता है ब्रैकेट के अंदर b1 a2 घटा a1 b2 ब्रैकेट बंद y, तथा स्थिरांक को इकट्ठा करके लिखते हैं तो आता है c1 a2 घटा a1 c2 बराबर है 0। अब इस समीकरण को हल करके y का मान निकालना है तो स्थिरांक वाले पदों का पक्षांतरण करने पर आया ब्रैकेट में b1 a2 घटा a1 b2 ब्रैकेट बंद y बराबर है घटा ब्रैकेट में c1 a2 घटा a1 c2। अब y बाएं पक्ष से y के गुणांक का पक्षांतरण करने पर आता है y का मान, यानी y बराबर है घटा c1 a2 घटा a1 c2 बटा b1 a2 घटा a1 b2। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, y बराबर है c1 a2 घटा a1 c2 बटा a1 b2 घटा b1 a2। यहाँ घटा का चिन्ह हमने हर वाले ब्रैकेट के अंदर लेकर उन पदों के चिन्ह बदल दिए। यह तो आया y का मान, पर x का मान कैसे निकालें? अच्छा, इससे पहले ये बताओ कि क्या तुम्हें पता है इन दोनों समीकरणों में से हमने y का मान कैसे प्राप्त किया? हाँ, पता है। हमने y का मान प्राप्त किया। दोनों समीकरणों में x का विलोपन किया और x के विलोपन के लिए हमने दोनों समीकरणों में x के गुणांकों को बराबर करके फिर x को लुप्त किया तो y का मान आ गया। पर मैं तो आपसे x का मान निकालने के लिए कह रही हूँ। इसीलिए तो मैं ये सब पूछ रहा हूँ। क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया कि x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझ में आया। x का मान प्राप्त करने के लिए हमें दोनों समीकरणों में y का विलोपन करना होगा और इसके लिए पहले दोनों समीकरणों में से y के गुणांकों को बराबर करके लुप्त करेंगे और समीकरणों का हल कर लेंगे। तो फिर
x का मान आ जाएगा। हाँ, तो आ गया तुम्हें समझ में। तो देखो, इस प्रकार x का मान आएगा x बराबर है b1 c2 घटा b2 c1 बटा a1 b2 घटा a2 b1। तो तुमने देखा कि इस विधि से हमने जो x व y के मान निकाले वो भिन्न के रूप में हैं। और हाँ, इन दोनों भिन्नों में हर का मान बराबर है। अरे हाँ, यही तो मैं तुम्हें बताने वाली थी। इन दोनों में हर का मान है a1 b2 घटा a2 b1। और तुम्हें एक विशेष बात बताऊं, यदि क्या क्या बताओ तो जरा। वो ये कि x और y का ये मान जो हमें प्राप्त हुआ है, इन मानों में दो तरह की स्थितियां हो सकती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इसमें x व y के प्राप्त मानों में जो हर हैं वो या तो शून्य हो या फिर शून्य न हो। अच्छा, पर किसी भी संख्या को शून्य से भाग देना तो मान्य ही नहीं है। बहुत अच्छे। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये x व y के मान तभी संभव हैं जब a1 b2 घटा a2 b1 शून्य के बराबर नहीं है। यानी इस स्थिति में समीकरणों का हल अर्थात x y का मान अद्वितीय होगा। यानी एक ही x व y के मानों का युग्म इन समीकरणों का हल होगा। अच्छा, यह तो ठीक है, पर अब x व y के मान का क्या हुआ? हाँ देखो, जो x व y का मान हमें प्राप्त हुआ था वो x बराबर है b1 c2 घटा b2 c1 बटा a1 b2 घटा a2 b1 और y बराबर है c1 a2 घटा a1 c2 बटा a1 b2 घटा a2 b1। और तुम्हें मालूम है, इन दोनों समीकरणों को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। x बटा b1 c2 घटा b2 c1 बराबर है 1 बटा a1 b2 घटा a2 b1 और y बटा c1 a2 घटा c2 a1 1 बटा a1 b2 घटा a2 b1। पर इस प्रकार से लिखने से इन दोनों समीकरणों का दायां पक्ष तो बराबर हो रहा है, अतः दोनों का बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x बटा b1 c2 घटा b2 c1 बराबर है y बटा c1 a2 घटा c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 घटा a2 b1। तो क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं,